बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, मैं श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाला एल विभाग, आपका इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। स्कूल बंद शिक्षा चालू इस उपक्रम के अंतर्गत हम पढ़ाई कर रहे हैं और इसी में आज हम पढ़ेंगे सुलभ भारती कक्षा 8वीं विषय हिंदी। मैं रजनी अशोक कदम, आपकी वर्चुअल क्लास टीचर, इस वर्चुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी और हमारे पाठ का नाम है मधुबन। लेखक है अनुराग वर्मा जी और अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हो। उन्होंने इस पाठ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार किया है। यह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। साक्षात्कार यानी मुलाकात। यह पाठ मुलाकात के स्वरूप में है। यहाँ अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार किया है, यानी कि मुलाकात की है। डॉक्टर वर्मा जी उनकी काव्य रचना की प्रेरणा लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर पूछे हैं प्रश्न। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों की बड़े बेबाकी से उत्तर दिया है। बेबाकी से मतलब बहुत सरलता से उन्होंने उत्तर दिया है। यह पाठ मुलाकात के स्वरूप में है। हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उसके अनेक प्रकार होते हैं। मुलाकात, औपचारिक मुलाकात या अनौपचारिक मुलाकात। जो हम घर में हमारे रिश्तेदारों के बीच चर्चाएं चलती है, वह एक अलग प्रकार की मुलाकात रहती है। और जो ऑफिशियल चर्चा होती है, कार्यालयीन चर्चा होती है, कार्यालयीन मुलाकातें की जाती है, तो वो बोर्ड रूम के सामने हो या फिर ऑफिस में आपका कोई इंटरव्यू लेना चाहता हो या फिर पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं, मुलाकात लेते हैं, या कोई बैंक में आपको कुछ पूछने जाना होता है या स्कूल में पूछने जाना होता है, तब मुलाकात ली जाती है। या आपको किसी बैंक से कोई लोन लेना होता है, तब आपकी मुलाकात की जाती है। या फिर जीवन बीमा की पॉलिसी के बारे में अगर पूछना हो तो भी मुलाकात की जाती है। तो इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक ऐसे दो मुलाकात के प्रकार रहते हैं। उसे कहते हैं साक्षात्कार। यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की लेखक अनूप कुमार वर्मा जी ने मुलाकात ली है और उसका प्रश्नोत्तर के स्वरूप में किस तरह से किया है, यह भी हम देखेंगे। तो सुबह ही लेखक जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चले जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे उन्हें डॉक्टर साहब से मुलाकात के लिए मिलना था। तो कहाँ जाने वाले थे वो? मधुबन। पूरी रफ्तार से मतलब तेज गति से। मधुबन, यह डॉक्टर जी जिस निवास में रहते हैं उस निवास का नाम है। रफ्तार यानी गति, रफ्तार यानी गति। तो उनको बहुत तेज गति से अपना समय मिलाने के लिए वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। अभी हम देखेंगे कि वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों में, सम्मेलनों में देखा था, लेकिन इतने निकट से उनके मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न प्रकार का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसे व्यवहार का होगा? उस साहित्य मनीषी का आदि तमाम उठते बैठते विचारों को लिए उनके निवास स्थान मधुबन में लेखक जी ने प्रवेश किया।
काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर दिया, हाँ। हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही डॉक्टर साहब ने पूछ लिया। देखिए, ज्वार उठना संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विषय तज्ञों द्वारा चर्चा का सत्र, तो उसे हम कहेंगे संगोष्ठियां। मतलब किसी विषय द्वारा विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, इसे कहेंगे हम संगोष्ठियां। सम्मेलन जहां लेखक अपनी रचनाएं इकट्ठा होते हैं और अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, यह स्थिति, यह स्थान। ज्वार उठना यानी विचारों में हलचल। विचारों में हलचल लहरें जैसी समुद्र किनारे पर आती है और आगे आगे बढ़ते जाती है, उसी तरह मन में भी विचारों का ज्वार उठ रहा था। विचारों की लहरें एक के पीछे एक आ रही थी। तो यह डॉक्टर साहब मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, किस तरह से वह मुलाकात देंगे, किस तरह से साक्षात्कार होगा, इन सारे विचारों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मधुबन में प्रवेश किया। उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर ने उनसे पूछ लिया, क्या आप अनुराग वर्मा जी हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ। तो ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ड्राइंग रूम मतलब हॉल, जहां लोगों का स्वागत किया जाता है, उन्हें बिठाया जाता है, उसे कहते हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए और उन्होंने भी पूछ लिया, अनुराग जी कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे साक्षात्कार लेना है। उसके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन के संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो पूछिए। तो अनुराग वर्मा जी उनसे जानकारी देते हैं कि किस वजह से वो उनसे मिलने आए हैं। साक्षात्कार की वजह से वो उनसे मिलने आए हैं। तो दोनों में प्रश्नोत्तर होता है। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को मोड़ दिया हो। पहले तो उन्होंने उत्तर दिया, डॉक्टर साहब ने, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए वो कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं स्कूल से नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकेत में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की, अभी देखिए, डॉक्टर साहब को काव्य रचना की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई, इस संदर्भ में कोई प्रसंग बताने का कष्ट करने के लिए अनुराग जी ने उनको कहा। ऐसा प्रसंग जो उनके अंतर्गत पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। अंतर्गत मतलब अंदरूनी किसी पहलू को महत्वपूर्ण
मोड़ दिया हो। मतलब जीवन जिस सरलता से जा रहा था वो सरलता वाला जीवन बदल दिया हो। मोड़ देना, बदल देना। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं जब 15.5 साल का था तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा और उस वक्त की समाज व्यवस्था, उस वक्त की अंध समाज व्यवस्था जो देखने सुनने के काबिल ना थी, ऐसी व्यवस्था को उन्होंने अंध समाज व्यवस्था कहा है। और उस समय स्कूल छोड़ने की बात हो गई। मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब ने कहा कि कोई तो ऐसा एक माई का लाल हो जो अंग्रेजों की ये गुलाम बनाने वाली शिक्षा को छोड़ दे। तो उसको वो सकेत में आ गए और उन्होंने अपनी माँ के आगे घोषणा कर दी, सुझाव रखा कि मैं कल से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। उनके पिताजी उस वक्त डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे और शासन में काम करने वाले अफसर का बेटा अगर शासन से विद्रोह कर जाए तो वो उस समय से सबसे बड़ी बात थी। सबने बहुत समझाया। पिताजी को नौकरी की उन्होंने बात कही कि बताया, लेकिन डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा। आगे फिर वो सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आपको काव्य रचना की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? तो इस संदर्भ में वो जवाब देते हैं कि जिसने आपके अंतरंग के पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। प्रेरणा यानी स्फूर्ति, पहलू, एक दूसरा स्तर, मोड़ देना, बदल देना। तब वे कहते हैं पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। जब मैं केवल 15.5 साल का था, 15.5 वर्ष का था, तब गांधी जी ने असहकार आंदोलन छेड़ दिया। तत्पश्चात केवल 15.5 वर्ष के थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए उन्होंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। ऐसे समय में उन्होंने अपनी माँ के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। इस वक्त इस तरह से ऐसे अपना निर्णय घोषित करना उस वक्त बहुत ही बड़ी बात थी। और तब वे घर से निकल पड़े। गांधी जी के आदेश को माना था। सर्वप्रथम उन्होंने देश के लिए विद्रोह किया। तब वह केवल 16 वर्ष के हो चुके थे। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात 1921 की है और इसी समय उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही उनकी कविता का मंगलाचरण था। जब उन्होंने स्कूल बंद करने की घोषणा की, सबने बहुत समझाया, पर उन्होंने गांधी जी का आदेश माना और अपने घर से विद्रोह किया। विद्रोह करना मतलब प्रतिरोध करना, मतलब बगावत करना, मतलब घर के लोगों का कहना न मानना। तो उन्होंने किसका कहा माना? गांधी जी का कहा माना और फिर वो प्रभात फेरी करने के लिए निकल गए। इसी समय उन्होंने अपनी पहली कविता भी लिखी। तो वो मंगलाचरण था, मतलब शुरुआत थी। उनकी कविता की वो शुरुआत थी। इस तरह से आगे को कहते हैं। फिर अनुराग जी पूछते हैं आप मध्य प्रदेश कैसे आए? तब डॉक्टर जी कहते हैं हिंदी में मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया।
क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। जब उन्होंने पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, तब वे कहते हैं कि मुझे हिंदी से बहुत लगाव था और इंटर की परीक्षा देने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में आ गए और इन ख्यालों को बताते हुए वह अपने ख्यालों में ही खो गए थे। इसीलिए उन्होंने फिर से सवाल किया। डॉक्टर साहब, प्रायः मतलब हमेशा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम मतलब सामान्य प्रेम और पारलौकिक प्रेम मतलब अलौकिकता और अनोखेपन में बदल गया है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका सर्वसामान्य प्रेम एक अनोखेपन में बदल गया हो? तब वह कहते हैं, डॉक्टर जी उत्तर देते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रेम करता ही है, बस कभी वो अपने काम पर करता है, कभी वो अपने विचारों पर करता है, कभी अपने रिश्तों में पर करता है, पर प्रेम करना यह मनुष्य की एक निसर्गदत्त प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। तो मेरा प्रेम क्या था? सात्विकता, यानी बहुत ही सरल जीवन जीना और ईमानदारी से जीवन जीना। और इसी सात्विकता और नैतिकता की बदौलत वह आज तक उसी अपने नैतिकता से प्रेम करते आए हैं। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। अभी जो आदमी कबीर का रहस्यवाद लिख सकता है, उनके सामान्य प्रेम ही उनका पारलौकिक प्रेम है, यह सिद्ध होता है। इतना अवश्य कि मेरे जीवन में अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुआ है। मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था, तो ये प्रेम करते थे अभिनय पर, यह प्रेम करते थे अपनी कविता पर, यह प्रेम करते थे अभिनय पर, और उसी वजह से उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करते थे। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। देखिए, जब हमारा जीवन किसी बंधा हुआ चलता है, मर्यादा में चलता है, तो यश मिलना स्वाभाविक है। बहना नहीं चाहिए, यही सीख देते हैं। डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अनुराग वर्मा जी पूछते हैं। तब डॉक्टर वर्मा जी बोलते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा हूं, क्योंकि आज की राजनीति स्थिरता का अभाव है। जी हाँ, अस्थिर है राजनीति। कभी यह पहलू, कभी वो पहलू, यह मैं नहीं सह सकता। मैं स्थिरता में विश्वास रखता हूँ। यद्यपि मैंने नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से भी मैं मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा है। मतलब इतने स्थिर लोगों के साथ मैं मिला भी हूँ, लेकिन मुझे ही राजनीति में कोई ही रुचि नहीं थी, मुझे ही वो अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तब उन्होंने इस तरह से कहा
कि अभी हम यह साक्षात्कार यहाँ रुकवाते हैं। यह बताने के लिए उन्होंने यह कहा है कि अभी मुझे एक कार्य से बाहर जाना है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। विदा करना, निरोप देना, अभिभावक, कुशल अभिभावक की भांति मतलब हमारे बारे में अच्छे सोचने वाले व्यक्ति की भांति उन्होंने आशीर्वाद दिया और विदा किया। इस तरह से हम इस पाठ में लेखक जी ने प्रसिद्ध डॉक्टर वर्मा जी की मुलाकात, साहित्यिक वर्मा जी की मुलाकात इस पाठ में ली हुई है। उन्होंने इस मुलाकात के द्वारा उनके जीवन के आदर्श, उनके जीवन को मोड़ देने वाला पहलू सामने रखा तथा वो अपने जीवन में किस तरह मर्यादा की रखते हुए चले जा रहे थे यह भी सामने रखा। तो आगे हम देखते हैं इस पाठ के सवाल के जवाब। सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। राजकुमार जी के जीवन की घटनाएं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन। विवाह कब हुआ राजकुमार जी का? 1930 में क्या हुआ? 1925 में क्या हुआ? तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने 1921 में भाग लिया। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। 1926 में उनका विवाह हुआ। इस तरह से हमने यह संजाल पूर्ण किया है। आगे हमें कृति करनी है। इस पाठ में प्रयुक्त मतलब आए हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखने हैं। हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से किन किन प्रधानमंत्रियों के नाम आए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यह है हमारे देश के पहले पंत प्रधान जी सम्माननीय नेहरू साहब, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें पहचाना? सादी रानी, उच्च विचार सरणी, मूर्ति छोटी पर कीर्ति महान, ये जिनके बारे में कहा जाता है, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारी पंत प्रधान जी इंदिरा गांधी जी, तथा ये है मोरारजी देसाई जी, सम्माननीय मोरारजी देसाई जी। इन भूतपूर्व मंत्रियों का उल्लेख इस पाठ में हुआ है। अभी हम देखेंगे निम्न शब्दों से कृदंत तद्धित बनाओ। तो कृदंत किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप में पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्ययों के योग से निर्मित नए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा शब्द के अंतर लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें तद्धित शब्द प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्द तद्धित या तद्धिका कहलाते हैं। उनको देखेंगे हम। अभी देखेंगे मिलना। मिलना से होता है मिलाप। ठहरना, ठहरना से होता है ठहराव। शौक, शौक से होता है शौकीन। देना, देना से होता है दान। कहना मतलब कहावत। इंसान, इंसानियत। भाव, भावुक। बैठना, बैठक। घर, घरेलू। धन, धनवान। यह हमने कृदंत और तद्धित शब्द यहाँ लिखे हैं। इसके आगे लिखते हैं कारण लिखो। डॉक्टर साहब का
राजनीति से दूर रहने का कारण क्या होगा? तो वो कहते हैं राजनीति से दूर थे क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव है और इसी तरह से राजनीति में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए वे साहित्यकार रहना ही पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश में आने के लिए क्यों प्रेरित हुए? क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया। तो यह 2 प्रश्नों के कारण हुए। उसके बाद श्रवणीय। श्रवणीय मतलब आपको YouTube पर क्या करना है? संत कबीर के दोहे सुनने हैं और उसी के साथ उन दोहों को क्लास में चर्चा करनी है। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक पथनाट्य प्रस्तुत करना है। पथनाट्य मतलब आप उस भूमिका को बोलते हुए डायलॉग उनके प्रस्तुत करेंगे और वो भूमिका साकार करने की कोशिश करेंगे। और पथनाट्य में हम एक सीख देते हैं, तो एक ऐसे 3 या 4 लोग मिलाकर आप पथनाट्य तैयार करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्लास में किस तरह से बिठाना है इसके लिए चर्चा करो। उसके बाद हमें किसी एक साक्षात्कार के बारे में किन किन प्रश्नों को प्रयोग कर सकते हैं उसकी लिस्ट तैयार करो, सूची तैयार करो, तालिका तैयार करो और प्रत्येक शब्द से एक एक प्रश्न बनाकर लिखिए। और इस तरह से हम ये करेंगे कि साक्षात्कार किस तरह से लिया जाता है, इसका हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, सराव हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे, आपने देखा साक्षात्कार पाठ हमने अनुराग जी वर्मा ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो साक्षात्कार लिया था उसको हमने पढ़ा, सवालों के जवाब लिखे, सवालों के जवाबों को भी ध्यान दिया। आपको पाठ पसंद आया हो तो बीएमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।